नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संजय आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज तीसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो लास्ट क्लास ख़त्म करी थी वो ई रूपी पे करी थी। तो ई रूपी जो है उसका मेन यूज़ डीबीटी के लिए होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक, इससे पहले की क्लासें आप ज़रूर देखें, उसी के बाद ये क्लास आप देखें। ठीक, तो सीक्वेंस बना रहेगा। तो डिजिटल पेमेंट की बात करें तो डिजिटल पेमेंट जो है मतलब डीबीटी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सरकार क्या करती है कि सीधा जो बेनिफिशियरी होता है उसके अकाउंट में पैसे भेजती है। तो पिछले बार हमने काफ़ी डिटेल में बात करी कि ई रूपी वो काम कैसे करेगा। ठीक, तो अब क्या किया है कि सरकार अभी अभी कुछ रिफॉर्म लाई है ई रूपी में। तो पहले क्या होता था, ये मतलब अब स्टार्टिंग में कोई भी योजना शुरू होती है तो आप हमने पिछले बार यूपीआई में भी देखा था। जब लाइट आया तो स्टार्टिंग में कितना था, 500 रुपये की लिमिट थी, अब उसे बढ़ाकर 1000 कर दिया। तो ऐसा रहता है, मतलब लिमिट धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, कुछ रिफॉर्म लिए गए। तो ये काफ़ी करंट का ये मतलब करंट का वो मैटर है, तो इसे आप अपडेट कर लीजिए। सबसे पहले क्या किया गया, जो हमारा मैक्सिमम लिमिट है, पहले ई रूपी कोई भी जनरेट होता था तो वो ई रूपी का वाउचर वो 10,000 रुपये के लिए होता था मैक्सिमम। सही है, तो मैक्सिमम ये, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो इससे कम कर सकते हैं पर इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब उसे कर दिया 1,00,000 रुपये, 1,00,000 तक है। अच्छा, पहले क्या होता था, ई रूपी के जो वाउचर है उसका सिंगल यूज होता था, मतलब एक ही बार में आपको 10,000 खर्च करने। तो ये भी एक इशू था। तो अब उसे क्या कर दिया, सिंगल मतलब यूज के बजाय मल्टी यूज कर दिया। मल्टी यूज क्या कि हम उसका यूज तब तक कर सकते हैं जब तक उसमें पैसे हैं। जैसे हमारा क्या होता है, वॉलेट होता है, उसमें अगर मेरे पेटीएम के वॉलेट में 1,00,000 रुपए है सपोज, तो मैं उसका तब तक यूज कर सकता हूँ जब तक वो 1,00,000 खत्म नहीं होते। तो बिल्कुल ऐसा ही वो अपना ई रूपी का वाउचर है। ये रूपी वाला है, हाँ, ई रूपी नहीं है, ये सीबीडीसी नहीं है, ये एनपीसीआई द्वारा लाया गया ई रूपी। ठीक, फॉर व्हाट ऑब्जेक्टिव इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, 2023 से पहले क्या था, ये केवल ओपन था गवर्नमेंट के लिए, कंपनीज के लिए। तो पहले ये था, और पहले क्या होता था, केवल बैंक इसको सेल कर सकते थे। तो अगर आपको ई रूपी वाउचर चाहिए तो आपको बैंक जाना पड़ेगा। सही, और कौन यूज कर सकता था, ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड कंपनी, कि वो क्या करे, अब कंपनी जैसे अपने एम्प्लॉय को दे दे। सही, तो कंपनी ये इंश्योर करे कि ये इसका कुछ यूज ही करेगा। ठीक, या फिर क्या करे, अब जैसे कई कंपनियां होती है वहाँ स्कीम चल रही होती है कि वो क्या करती हैं कि अपने जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही होती है। तो कई माँ बाप क्या करते हैं, उस स्कॉलरशिप का गलत यूज कर रहे होते हैं, तो वहाँ उनके लिए फिर ई रूपी है। सही, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, इस चीज को ओपन कर दिया फॉर कॉमन मास। तो आप मैं अब हम भी ई रूपी कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मेरा कोई छोटा सा स्टार्टअप है, तो मैंने उसमें 4 लोगों को एम्प्लॉय किया है, तो मुझे किसी का काम पसंद आया या मैं चाहता हूँ कि कोई बुक पढ़े, ये पर्टिकुलर बुक, तो मैं उसे एक ई रूपी का वाउचर दे दूंगा। वो ई रूपी का वाउचर कहाँ चलेगा, ओनली इन द बुक स्टोर। दैट इज द थिंग। ठीक, तो जून 2023 से अब क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी उसको यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट और कंपनियां तो पहले भी यूज कर रही थी। 3 अपडेट हुए, पहला क्या, 10,000 रुपये से 1,00,000, दूसरा सिंगल टाइम यूज से मल्टी यूज, और तीसरा इंडिविजुअल। ठीक, ये हो गए 3 रिफॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज बात करनी है हमको कार्ड्स की। ठीक, कार्ड को, 2 टाइप के कार्ड होते हैं जनरली, एक क्रेडिट कार्ड, दूसरा डेबिट कार्ड। क्रेडिट और डेबिट कार्ड को हम कभी कभी क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी, क्योंकि वो अक्सर वो जो कार्ड होते हैं वो किसके होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, तो उसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। बैंक मनी का ये पार्ट है, बिकॉज कार्ड जो है या तो एनबीएफसी या बैंक द्वारा इशू होते हैं। अब क्रेडिट कार्ड ये दिख रहा है आपको, डेबिट कार्ड ये दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बहुत ही सब्सटेंशियल है एक्चुअली। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो भी हमारा क्रेडिट कार्ड होता है उसमें एक लिमिट आपको दे दी जाती है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो भी आप उसका यूज कर सकते हो। तो हमने इसी से संबंधित कुछ पढ़ा था आज से पहले। ठीक, उसे कहते थे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जैसा है ये कुछ। ठीक, जैसा है कह रहा हूँ, बिल्कुल ओवरड्राफ्ट नहीं है, ओवरड्राफ्ट जैसा है। ओवरड्राफ्ट के वो के लिए क्या होता है, आपको बैंक जाना पड़ता है। ठीक, क्रेडिट कार्ड तो क्या आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, दैट इज द थिंग। दूसरा क्या होता है कि जो डेबिट कार्ड होता है उसके उससे पैसे ट्रांजेक्शन करने के लिए आपके अकाउंट में मनी होना बहुत आवश्यक है। ठीक, तो बिना उसके तो वो डेबिट कार्ड काम ही नहीं करेगा। अच्छा, ये दोनों कार्ड ऑनलाइन
जो शॉपिंग है वहाँ ये लग जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इससे हो जाता है। अभी पहले क्या होता था कि ऐसे कार्ड आते थे डेबिट और क्रेडिट जिनमें जो सिक्योरिटी फीचर था वो मैग्नेटिक स्ट्रिप था। आपने कार्ड देखा होगा तो उसके पीछे क्या होता है, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है। पहले ये नहीं आते थे चिप, फिर क्या किया आरबीआई ने इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया इसकी सिक्योरिटी को, तो अब वो कैसे आते हैं, चिप वाले कार्ड आते हैं। इससे क्या होता है सिक्योरिटी और ज्यादा इन्हांस होती है, वरना क्या होता था वो मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर आता है तो लोग क्या करते थे जो एटीएम के वहां पे वो अपना वो रीडर लगा देते थे, तो आपने ट्रांजेक्शन करा उसके पास वो सारी डिटेल आ गई, आपके जाने के बाद वो फिर क्या करेगा, वो उस सारी डिटेल से आपके अकाउंट से पैसे खाली कर देगा। तो अब वो थोड़ा सा और इनहांस फीचर ले आए जो क्या है चिप वाला फीचर है। तो ये हो गए दो टाइप के कार्ड। ठीक, अब इन्हीं का मतलब इसमें ही थोड़ा एक्सटेंशन है। तो अब हाइब्रिड कार्ड और प्रीपेड कार्ड ये भी और टाइप होते हैं। हाइब्रिड कार्ड कैसा कार्ड होता है, देखिए पहले हाइब्रिड समझ लेते हैं। हाइब्रिड कार्ड वो कार्ड होता है जिसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों एक साथ होते हैं। जैसे ये इंडसइंड बैंक वालों ने निकाला है नियो कार्ड, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा क्रेडिट और डेबिट है वो एक साथ ही होता है। सही, तो ये है नियो कार्ड। देखो इस तरफ से यूज करेंगे, अगर लेफ्ट वाली तरफ से यूज करेंगे तो ये क्या है, एक मिनट, लेफ्ट वाली तरफ से यूज करेंगे तो वो क्रेडिट कार्ड है, और अगर हम इसको राइट वाली की तरफ से यूज करेंगे तो वो डेबिट कार्ड है, या रिवर्स। सही, तो दोनों हम यूज कर सकते हैं। तो अगर क्रेडिट का ट्रांजेक्शन करना है तो इधर से, और डेबिट का वो इधर से। और आप देख रहे होंगे कि नंबर भी अलग अलग है, कार्ड एक है पर उसमें दोनों है, तो डुअल कार्ड है, इसी को हाइब्रिड कार्ड कहते हैं। बगल में आपको दिख रहा होगा प्रीपेड कार्ड थॉमस का, ये थॉमस कुक करके कंपनी है। तो अगर आप फॉरेन विजिट में जाते हैं या कहीं टूर वो करते हैं, सही है, फॉरेन में, तो वो क्या है उन्होंने बॉर्डरलेस प्रीपेड कार्ड दिया है। इसमें उन्होंने क्या किया होगा, एक सर्टेन लिमिट वो डाली होगी। जैसे सपोज करिए कि उन्होंने इसमें $10,000 डाल दिए होंगे, तो अब तो आप यूएसए जाएंगे तो आप $10,000 कहीं भी खर्च कर सकते हैं, और आपको कोई डॉलर की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि 10,000 रुपए इसमें पहले से ही है। अच्छा, यही कार्ड बैंक भी इशू करते हैं, तो उसे फॉरेक्स कार्ड कहते हैं। जब भी आप किसी बैंक में जाएंगे तो आप वहां जाएंगे तो आप उससे कहेंगे कि यार मुझे फॉरेन जाना है, तो आप मुझे फॉरेक्स कार्ड इशू कर दो। तो वो क्या करेंगे, आपके अकाउंट से, मेरे अकाउंट से जैसे 2-2.5 लाख रुपए वो उसका ट्रांजेक्शन करेंगे, और जितनी मुझे करेंसी चाहिए, मतलब 2-2.5 लाख के हिसाब से, तो जितनी मुझे करेंसी चाहिए उतना वो एक कार्ड में फीड कर देंगे, उसे कहते हैं फॉरेक्स कार्ड। उसमें डॉलर आ सकते हैं। आप और मैं जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसमें डॉलर नहीं आ सकते, उसमें क्या आ सकते हैं, केवल रुपीस। तो उसका बैलेंस हमेशा INR में होगा, दैट इज द थिंग। तो ये वहां काम आता है। बाकी एक ये IRCTC का UPI प्रीपेड कार्ड, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे IRCTC के बहुत सारे होटल होते हैं, IRCTC का आपने देखा होगा कि लाउंज होता है, फूड लाउंज होता है, सही। तो ये सब में क्या होता है, आपका ये कार्ड चल जाता है। प्लस IRCTC की वेबसाइट में तो आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, लेकिन अगर आप इस कार्ड का यूज करोगे तो ट्रांजेक्शन चार्ज भी 0 है। तो ये पूरा क्या है, इसका एक ही काम है IRCTC में यूज करना। तो ये IRCTC का UPI का प्रीपेड कार्ड है, ठीक है, UBI बैंक द्वारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये अभी आता है। ठीक, तो ये हो गए हाइब्रिड कार्ड और प्रीपेड कार्ड के 2 एग्जाम्पल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्ड टोकनाइजेशन। अभी हम देखते हैं कि आजकल जो डिजिटल फ्रॉड है वो काफी बढ़ गए हैं, साइबर क्राइम बिल्कुल चरम पे। ठीक, तो कार्ड का जो है, कार्ड की डिटेल्स का काफी यूज होता है। मतलब कई लोग क्या करते हैं, फेक वेबसाइट क्रिएट कर देंगे, उसमें आप कार्ड की डिटेल डालोगे, सारी डिटेल उसके पास आ जाएगी, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब आप क्या करते हैं, हम लोग शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में, ठीक है, अब उनकी जो वेबसाइट की सिक्योरिटी है वो उतने सिक्योर तो नहीं है जितनी कि हमारी बैंक की वेबसाइट है। अब जो ऑनलाइन SBI की वेबसाइट है, या जो एक्सिस बैंक की वेबसाइट है, जो HDFC की वेबसाइट है, वो तो बहुत ही सिक्योर है, बिकॉज वहां पैसे का खेल है सारा। पर अमेजोन वाले को इतनी सिक्योर बना के करना क्या है, वो तो मार्केट प्लेस है, सही है, तो उसकी उतनी सिक्योर नहीं होगी। अब होता क्या है, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे वहां सेव्ड कार्ड रहते हैं, तो कई बार क्या करते हैं जो हैकर्स होते हैं वो अमेजोन का सर्वर ही हैक कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, या फ्लिपकार्ट का सर्वर हैक कर लेंगे, कई बार तो एप्पल का सर्वर हैक कर लेते हैं। तो वो जैसे एप्पल का सर्वर हैक करेंगे तो आपका चाहे आई स्टोर हो या गूगल का स्टोर हो, उधर आपकी कार्ड की डिटेल्स रहती है, तो उनके पास सारी डिटेल्स आ जाती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, जनरली आपने देखा होगा वेबसाइट वाले वो CVV नंबर नहीं रहते कि ताकि एक डिटेल छूट जाए। उसी को काउंटर करने के लिए क्या है, RBI एक चीज लाई है जिसे कहते हैं कार्ड टोकनाइजेशन।
अब कार्ड टोकनाइजेशन कैसा है? कार्ड टोकनाइजेशन में ऐसा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमने हमने आपने कभी किसी ज्यादातर ये हलवाई की दुकान में होता है, चाट वाली दुकानों में होता है, वो होता क्या है, चाट वाला होता है बाहर, अंदर होती है मेन दुकान। तो आप क्या करते हो, आप उसे 100-50 जो भी देते हो, ठीक, जितने की आपको चाट खानी है, वो बदले में आपको क्या दे देता है, टोकन। अब वो टोकन आपको देता है तो आप टोकन वहां प्रोवाइड करते हो और आपको उतने ही रुपए का सामान मिल जाता है। ठीक, ऐसा ही है। तो कार्ड टोकनाइजेशन भी ऐसा ही है। कार्ड टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टोकन क्रिएट किया जाता है, और टोकन क्या हाइड कर रहा होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अच्छा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है उसमें, एक तो कार्ड का नंबर, दूसरा सीवीवी नंबर, तीसरा एक्सपायरी डेट। ये सब क्या है उसमें भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई भी आपकी डिटेल एक्सेस नहीं कर सकता। तो कार्ड टोकनाइजेशन का एक टोकन क्रिएट कर देता है, सही। तो फिर इस टोकन को आप डालो जहां आपको पेमेंट करना है, तो वही बात वही पड़ेगी, वही आएगा, आपको ओटीपी आ जाएगा, फिर आप ओटीपी डालो। ठीक, ये ऐसा। अच्छा, अब अगला सवाल होगा, ये जनरेट कहाँ से किया जाता है? ये जनरेट कर सकते हो आप या तो बैंक की वेबसाइट से या फिर ऐप से। पहले ये केवल ऐप से ही होता था, सही है, मतलब शॉप किसी जहां कार्ड का यूज होता है तो शॉपिंग वेबसाइट से आप इसको वो कर सकते हो टोकनाइजेशन को, सही है। पर अब आरबीआई ने क्या कर दिया कि आप बैंक से ही कर लो, तो बैंक से करोगे तो और सिक्योर हो जाएगा, वहीं से आप टोकन क्रिएट कर लो और वहीं से पेमेंट करो। ये बहुत ही पहले से है, लेकिन इसका यूज बहुत ही कम लोग करते हैं, इसीलिए जो है इंडिया में कार्ड फ्रॉड इतने ज्यादा है। ये 2022 से, लेकिन अभी भी आप में से भी कई लोग इसका यूज नहीं करते होंगे। तो ये क्या है, एक हमारा टॉपिक है जिसका नाम है कार्ड टोकनाइजेशन। अच्छा, कार्ड टोकनाइजेशन जो है ये हैकिंग से हमारी प्रोटेक्शन करता है। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, अब आते हैं ऑटो डेबिट। अच्छा, आजकल क्या कर रखा है, आजकल एक और चीज है कि उन्होंने क्या कर रखा है कि अब हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार आपको सीवीवी नंबर डालना पड़ेगा। तो कई बार सीवीवी नंबर लोग को पता लग जाता है, तो कई अब आरबीआई क्या करता है, एक सर्टेन लिमिट से ऊपर के ट्रांजेक्शन के लिए सीवीवी की आवश्यकता नहीं। तो ये भी उन्होंने अब वो इस पे भी काम कर रहे हैं, एक सर्टेन लिमिट के ऊपर सीवीवी की आवश्यकता नहीं। ये कुछ ऐसे चलेगा, जैसे आपने कार्ड में देखा होगा टैप एंड पे होता है। टैप एंड पे मतलब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर जगह 2,000 रुपए से कम का ट्रांजेक्शन करना है, तो मैं क्या करूंगा, मशीन के ऊपर ले जाके खाली टैप कर दूंगा तो 2,000 का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। दैट इज द थिंग, उसमें कोड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हमने लाइट में देखा था ना कि लाइट में क्या होता है, यूपीआई लाइट में 1,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना है तो कोड की आवश्यकता ही नहीं। ठीक, वैसे बिल्कुल ठीक। तो ये उस पर काम कर रहे हैं। अब अगली चीज आती है ऑटो डेबिट। देखिए, ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सब आपको आवश्यक पड़ेंगी। क्या, कहाँ आवश्यक पड़ेगी, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़े होते हैं तो ये सब स्टैटिक डेटा है, आगे का अपडेट इसी में होता है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे आपको जीडीपी के बारे में पता है, अब हर क्वार्टर में जीडीपी आनी है, हर क्वार्टर में उसका अपडेट आना है। कभी मूडी अपना जीडीपी का आंकड़ा बताएगा, कभी वो आरबीआई बताएगा, कभी एसएनपी बताएगा, कभी मॉर्गन स्टैनली वाले बताएंगे। लेकिन आपको ये तो पता हो कि जीडीपी क्या है, तो जीडीपी पढ़ना वो स्टैटिक का पार्ट है, बाकी आप करंट अपडेट करते रहिए। ऐसा अब क्या है, देखिए, तो इसीलिए स्टैटिक बहुत आवश्यक। ऑटो डेबिट, मैंडेट और एएफए, ये क्या होता है, जैसे आपने कभी लोन लिया हो, लोन, तो लोन में क्या होता है, ईएमआई लगती है। ईएमआई जब भी लगती है तो पहले मैंडेट लगाना पड़ता है। मैंडेट मतलब हर महीने की इस तारीख को मेरे खाते से पैसे डेबिट हो जाएंगे। ये हमने कहीं पहले भी पढ़ा है, आप बता सकते हैं कहाँ, मुझे कमेंट में बताइए। ठीक, ये हमने कहाँ पढ़ा है, मैं आपको आंसर देता हूँ इसका। ये हमने पढ़ा है पुल ट्रांजेक्शन में, जब पुल कर रहे होते हैं ट्रांजेक्शन, ये वही है सब। तो हम क्या करते हैं, मैंडेट लगा रहे होते हैं। कभी आपने ऐप स्टोर से कुछ अगर परचेज किया हो और उसमें क्या हो कि सालाना उसका एक पैकेज हो या मंथली पैकेज हो, जैसे अमेजॉन प्राइम का एग्जांपल ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है, साल में 1499 कट रहे होते हैं, तो हर साल इस पर्टिकुलर तारीख को पैसे कटेंगे। ये कैसे पता लगेगा आपके बैंक को, तो वो कैसे पता लगता है, मैंडेट से। एक मैंडेट जारी हो जाता है, तो आप मैंडेट की परमिशन दे रहे होते हैं। तो अब आप कभी प्राइम लेंगे तो आपको पता लगेगा वो ट्रांजेक्शन की परमिशन नहीं ले रहा होता, वो मैंडेट की परमिशन ले रहा होता है। और एक बार आपका मैंडेट लग जाए तो उस पर्टिकुलर तारीख को हो जाएगा। अगर आपको सर्विस बंद करनी है तो मैंडेट कैंसिल करना पड़ेगा। एक बार आपने मैंडेट कैंसिल कर दिया तो वो ऑटोमेटिक डेबिट बंद हो जाएगा, और उस डेट के बाद जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है उसके बाद क्या होगा, पैसे नहीं कटेंगे। तो ये आप ध्यान रखिए, ये मैंडेट होता है। एएफए क्या है, एएफए जो है वो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये क्या है, देखिए, एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन।
एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है ये समझिए। देखिए जब भी मैंडेट लगता है, सही है, जब भी मैंडेट लगता है तो ओटीपी मांगता है। वो ओटीपी क्या है? एडिशनल फैक्टर वो वेरिफिकेशन। आपने कार्ड की डिटेल डाली, आपका वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन वो एक और स्टेप मांग रहा है, वो क्या है? एफ। ठीक। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हो, पूरी कार्ड डिटेल डालते हो, सीवीवी नंबर डालते हो, सब डालते हो, लेकिन उसके बाद भी क्या मांगता है? ओटीपी। आजकल बैंक की वेबसाइट होती है जैसे कि एसबीआई, एक्सिस, वहां क्या होता है, वहां भी वो लोग पहले आपसे लॉगिन पासवर्ड मांगेंगे, फिर क्या मांगेंगे? ओटीपी। ओटीपी क्या है? एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो एक और फैक्टर उन्होंने डाल दिया, तो इससे क्या होता है? सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखो, ये जैसे जीरोधा का ई मैंडेट है, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक है, ये जीरोधा का ई मैंडेट है। अभी ई मैंडेट क्या होता है? ई मैंडेट का यूज एसआईपी के लिए भी होता है। ये लोग क्यों कर रहे हैं? देखो एसआईपी के लिए कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, अब जैसे मंथली एसआईपी कटवानी होती है, तो जीरोधा में क्या कर सकते हो आप? म्यूचुअल फंड ले सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में क्या होगा? मंथली एसआईपी कटेगी, उसका मैंडेट आ जाए, तो हर महीने की 1 तारीख को वो कट जाएगा, मतलब आप जो डेट लगाते हो ऐसा। तो ये मैंडेट का बहुत यूज है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले थोड़ा सा हम एनसीएमसी कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। आज तो हम कार्ड के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं। तो एनसीएमसी क्या होता है? देखिए एनसीएमसी का मतलब है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। सही है, अब नाम से ही देखो, आधी चीजें तो वो इकोनॉमी में नाम से ही पता लग जाती है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, सही है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे कोई भी मोबाइल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करना है तो मैं इस कार्ड का यूज कर सकता हूँ। दैट इज द थिंग। सही। तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ये 2019 में लॉन्च किया गया था महुआ के द्वारा। जब भी महुआ की बात करेंगे आगे, बहुत बार महुआ का यूज आएगा। तो महुआ है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये है मिनिस्ट्री। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब इसी की तर्ज पे एसबीआई ने एक कार्ड लॉन्च किया, जो फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है। ये 2019 में वो लॉन्च किया। तो आप जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तो दिल्ली मुंबई में ये कार्ड सब जगह चल जाता है। यही कार्ड मेट्रो में चल जाएगा, यही कार्ड आपका वाटर फेरीज में चल जाएगा, यही कार्ड बस सिस्टम में चल जाएगा। तो एक सिंगल कार्ड और इतने मल्टीपल यूज। ठीक, ये एनसीएमसी टेक्नोलॉजी की ही तर्ज पे बना है, तो वो ये उसका यूज करता है। तो एक बार देख लेते हैं कार्ड का फोटो। ये देखो, ये क्या है? ये अपना एनसीएमसी का कार्ड है। ये देखो, तो उसमें लिखा है ना सी डैक, ये वो कंपनी है। देखो ये महुआ, सही। और ये जिसने बनाया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। ये देखो, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करके कंपनी, ठीक, इन्होंने बनाया। और बैंक कौन सा है जिन्होंने लॉन्च किया? एसबीआई। ये एसबीआई का ट्रांजिट कार्ड है। देखो ये लिखा है ना नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। तो वो देखो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। वही मेट्रो में यूज हो जा रहा, वही बस में हो जा रहा है। ये राहुल शर्मा नाम के किसी व्यक्ति का कार्ड है, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है? कॉपी है, सही। इसीलिए वो तो सीवीवी नंबर दिख रहा है 123, ठीक। हाँ, तो खाली क्या है? डिजाइन है। तो ऐसे ही ये 2 कार्ड है, ठीक। अब आ जाते हैं और जो एनपीसीआई ने काम किया। देखिए एक चीज है फास्ट टैग। अब फास्ट टैग का यूज कहाँ है? देखिए आप अगर व्हीकल ले जाते हैं, तो दिल्ली मुंबई ऐसे जगहों में आप रहते हैं, ठीक है, या नोएडा, तो उधर क्या होता है? सरकार बहुत सारे टोल क्रिएट करवाती है। टोल क्यों क्रिएट करवाती है? देखिए समझिए, अगर कोई हाईवे डेवलप करना है तो उसके 2 तरीके हैं। या तो सरकार उस पर खर्चा करे, या सरकार क्या कहती है कंपनी से, एक बीओटी करके पूरा प्रोसेस है। बीओटी का यानी बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो सही, तो अब ये हाईवे के उसमें ये बड़ा यूज होता है बीओटी, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। उसमें क्या होता है? कंपनी को बोलते हैं हम कुछ पैसा नहीं दे रही सरकार, सरकार बोलती है हम तुमको पैसा नहीं देंगे, तुम बनाओ, ठीक है, तुम हाईवे बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, और इसमें इससे जो तुम्हारा खर्चा आएगा वो पूरा खर्चा तुम क्या करोगे? ऑपरेट करके लोगे। तो ऑपरेट करके वो कैसे लेंगे? वो क्या करेंगे? टोल वहां बना देंगे। तो आपकी गाड़ी वहां से पास होगी, वो टोल खुद से वो कट जाएगा। ऐसे करके वो क्या करेंगे? 10 20 30 सालों तक अपना पूरा खर्चा निकाल लेंगे ब्याज सहित। उसके बाद क्या करेंगे? वो जो हाईवे उसको ट्रांसफर कर देंगे सरकार। तो इस मॉडल को कहते हैं बीओटी। तो ये बहुत यूज होता है। अब पहले क्या होता था? पहले वो आपने देखा होगा मैनुअल ट्रांजेक्शन होता था। मैनुअल ट्रांजेक्शन मतलब एक आदमी वहां खड़ा है, वो खिड़की में जा रहे हैं, फिर वो 100 रुपए दे रहा है, फिर वो बोल रहा है अरे 100 नहीं 51 रुपए है, 52 रुपए है तुम्हारा। अब वो 2 रुपए कहाँ से लाए? पूरी ये मतलब जिंदगी चलती थी। इससे क्या होता था? पूरा ट्रैफिक जाम लग जाता था। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया नाहाई ने? नाहाई क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या करा?
एक ऐप लॉन्च करी और उस ऐप का वो नाम था माई फास्टैग, और दूसरी ऐप थी फास्टैग पार्टनर। ये दोनों उन्होंने किया और इससे उन्होंने क्या करना चाहा, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो बैंक की भूमिका है, क्योंकि खाते से पैसा कटेगा, और मैंने आपको पहले क्या बोला है, जब भी बैंक में कोई भी इनोवेशन होगा तो वो कौन करेगा, एनपीसीआई। एनपीसीआई ने फिर क्या करा, थोड़ा इनोवेशन किया, ये है वो। अब ये ऐसा फास्ट टैग कार्ड वो लग जाता है, कहाँ लगता है, आपके मिरर पे। अब वो जब भी पास होता है तो वहां पे क्या होता है, RFID टेक्नोलॉजी का यूज होता है। सही है, RFID टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी की टेक्नोलॉजी का यूज होता है। सही, उससे क्या होता है, ये QR कोड स्कैन होता है और या ये बार कोड वो स्कैन होता है, डिपेंड करता है कि वहां पे कैसा इक्विपमेंट है, और आपके पैसे कट जाते हैं। सही, बस आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अब ये बीच में आपको दिख रहा होगा, एक तो फास्टैग लिखा हुआ दिख रहा है, एनपीसीआई लिखा हुआ दिख रहा है, एक बीच में आपको दिख रहा होगा NECTC। ये क्या है, NETC क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ये पूरा एक सिस्टम है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। सही, तो ये पूरी टेक्नोलॉजी जो है मतलब एनपीसीआई के द्वारा डेवलप की गई, और इसको नाम दिया गया NECTC, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। होता कैसे, RFID टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी है पीछे वो क्या, RFID। डेवलप किसने करा, एनपीसीआई ने। और जो करा डेवलप उसको कहते हैं क्या, NETC, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस। अब इसका फायदा क्या है, बड़े बेनिफिट है, ट्रैफिक का फास्टर मूवमेंट, ट्रैकिंग, जो स्टोलन कार है उसकी ट्रैकिंग भी हो सकती है RFID से। अब मान लीजिए कोई किसी की कार, वो गाड़ी चोर के गया, तो एक तो कैमरे में देखते हैं, दूसरा कहाँ देखते हैं, वो टोल कलेक्शन में, वो उसका टोल कट जाएगा तो पता वो चल जाएगा, इस टोल से पास हुआ है, इस टोल से पास हुआ है, तो ऐसे करके पुलिस ट्रैक कर लेती है वो डेटा। तो दो फायदे हुए इसके, ठीक, और भी मल्टीपल फायदे। अगला हमारा टॉपिक है MDR चार्जेस। सही है, MDR चार्जेस क्या होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो इसमें समझ लेते हैं ये होता क्या है। देखिए, होता ऐसा है कि जब आप किसी भी जगह कार्ड का ट्रांजेक्शन करते हैं, जनरली जैसे पेट्रोल पंप में हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपके अकाउंट से जितना पैसा कटता है ना, उतना कभी भी मर्चेंट को नहीं मिलता। मर्चेंट कौन है, जिससे आप सामान खरीद रहे हैं। तो होता क्या है, जब बड़े बड़े अमाउंट के आप पेमेंट करते हो तो उसको चल जाता है। अब आप 1 लाख का फ़ोन ले रहे हो तो ठीक है, 0.6%, 0.7%, 1% वो देख लेगा, ठीक है, इतने कोई दिक्कत नहीं, 1,000 रुपये वो झेल लेगा। पर अगर मान लो आप छोटा सा ट्रांजेक्शन करते हो 100 रुपये का, अब उसमें 1 रुपये का उसको चार्ज लग जाएगा, तो वो आपसे मना करेगा। इसीलिए क्या हुआ कि पहले हमारे पास तो कार्ड पहले से ही थे ना, यूपीआई तो अभी पॉपुलर हुआ, पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं पॉपुलर हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि मर्चेंट की तरफ से रेजिस्टेंस था, रिस्ट्रिक्शन था, वो चाहता नहीं था ऐसा हो, क्योंकि उसका तो खाली 1 रुपया बर्बाद हो रहा है। सही, तो ये प्रॉब्लम। अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट में जो चार्ज लिया जाता है या जो चार्ज कटता है वो जाता किसको है, देखिए, एक तो वो जाता है, उसके 3 हिस्सेदार होते हैं। एक तो होता है कार्ड इशू करने वाला बैंक, दूसरा क्या होता है, पेमेंट नेटवर्क, मास्टर कार्ड, वीजा, क्योंकि वो भी अपनी सर्विस ले रहे हैं। तीसरा वो बैंक जिसका POS। तो आपने देखा होगा, जैसे पर्टिकुलर पेट्रोल पंप में जाएंगे तो उनके पास अपने बैंक का POS होगा, जैसे मान लीजिए उनका PNB का। अब आपका कार्ड किसका है, SBI का, वो कार्ड में वो पेमेंट गेटवे किसका है, मास्टर कार्ड का। तो इन तीनों को पैसे जाने, इन तीनों के बीच में वो हिस्सा बटेगा। तो ऐसे कर करके दिन भर में मान लीजिए 1,000, 2,000, 5,000 ट्रांजेक्शन हुए, तो 5,000 रुपये उनको पहुंच गए, और नुकसान किसने झेला, मर्चेंट। इसीलिए मर्चेंट थोड़े पहले इसको प्रमोट नहीं करते थे। अब यूपीआई आने से क्या हुआ है, यूपीआई आने से पूरा पैसा पहुंचता है, जितना यहाँ से आपके खाते से कटा उतना उसको मिल जाए। दैट इज द थिंग। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। अब ये भी वही बात बताता है, देखो सीधा सीधा। सही है, तो रुपए, अब रुपए के आने से क्या हुआ, कल हमने बोला था कि हमने एक होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करी। रुपए के आने से क्या हुआ, ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है ये काफी कम हुआ। ये काफी कम हुआ, बहुत कम हो गया। अब सरकार ने क्या करा, एक सब्सिडी लाई सरकार, उसको कहा गया MDR सब्सिडी। अब MDR सब्सिडी में क्या है, MDR सब्सिडी में यह है कि सरकार ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नियति की तरफ से एक सब्सिडी आई कि 2,000 रुपए से कम का आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो MDR चार्जेस हम देंगे, सब्सिडी है इसमें।
तो ये किसके लिए कि छोटे छोटे लोगों के लिए, कि यार वो जो छोटा आदमी है वो 2000 रुपए का ट्रांजेक्शन करने पर संकोच ना करे, और जो भी बीच में चार्जेस लगेंगे उसकी सब्सिडी कौन देगा, सरकार देगी। ये एक तरीका लाया गया। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या है, देखो एक नया और चीज आई, अब एनपीसीआई है। एनपीसीआई आपको यूपीआई प्रोवाइड करता है, पर क्या वो इसके चार्ज लेता है, नहीं लेता, तो फ्री है। तो उन्होंने भी क्या है कि उनका जो पूरा सिस्टम है वो सस्टेनेबल रहे, तो उन्होंने क्या करा, एक चार्ज इंट्रोड्यूस करे। वो क्या है, 1.1% इंटरचेंज फीस। ये क्या होती है, देखिए समझिए, जब आप यूपीआई का ट्रांजेक्शन करते हैं वो फ्री, बैंक टू बैंक फ्री, पर अगर आपके वॉलेट में जैसे अमेजॉन पे में, सही है, या कहीं वॉलेट में पैसे हैं, तो क्या होगा, जब आप उस वॉलेट से कहीं यूपीआई पेमेंट करोगे तो उसमें 1.1% वो कौन काटेगा, एनपीसीआई। यहां से वो अपना जो है रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो एनपीसीआई सेट 1.1 इंटरचेंज फीस ऑन यूपीआई पेमेंट वाया प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कौन, जैसे कि वॉलेट्स, वो सब, वहां से जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो 1.1% चार्ज कटेगा। तो 100 में से 1 रुपया, मतलब 1 रुपया 10 पैसे किसको जाएगा, एनपीसीआई को जाएगा। पर अगर आपका यूपीआई आप बैंक से किसी दूसरे के खाते में यूपीआई कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर वो बिल्कुल उसमें कोई चार्ज नहीं कटेगा। ठीक, अब आ जाते हैं एटीएम और उसके टाइप्स। ये आज का आखिरी टॉपिक रहेगा, एटीएम और उसके टाइप। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ताकि वीडियो जो है हमारी अंडर 30 रहे, क्योंकि फिर ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो लोग देखते नहीं। ठीक, एटीएम और उसके टाइप। एटीएम और उसके टाइप क्या है, देखिए आपको जनरली 3 टाइप के एटीएम होते हैं। पहला टाइप का होता है बैंक लेवल। बैंक लेवल कैसे होता है, ये वो एटीएम होते हैं जो ओन्ड भी बैंक द्वारा होते हैं और ऑपरेट भी बैंक द्वारा होते हैं। राइट, तो आपने जनरली देखा होगा, जैसे ये एक्सिस बैंक आपको दिख रहा है, इसकी ब्रांच के बाहर ये एटीएम है, देखो रात को भी लोग खड़े हैं, अंदर ये मैडम ट्रांजेक्शन कर रही है, ये देखो, तो ये जो ट्रांजेक्शन कर रही है वो मैडम, तो ये कहाँ कर रही है, एटीएम, बगल में ब्रांच है उनकी, और ऊपर लिखा ही है, देखो अगर आपको दिख रहा हो तो ये यहाँ पे ये ब्रांच का नाम लिखा है। ठीक, तो ये हो गया एक। तो ये क्या होता है, ब्रांच से सटे हुए होते हैं, इन्हें ऑपरेट भी एक्सिस बैंक कर रहा है और ये एक्सिस बैंक का एटीएम है। अब एक एटीएम ये है, देखो ये शॉपिंग मॉल है, इसमें ये एटीएम रखा हुआ है। अब ये एटीएम जनरली कौन ऑपरेट, नाम तो इसमें स्टेट बैंक का लिखा है, ये है स्टेट बैंक का, लेकिन इसे ऑपरेट कौन कर रहा होता है, एक कंपनी, जिसका काम ही यही होता है एटीएम को मैनेज करना। तो आपने बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी होंगी, सिक्योरिटी वैन दिखी होगी, सही है, वो सिक्योरिटी वैन में वो क्या होता है, कैश वेंडर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं और ये इन मशीनों को भर रहे होते हैं। तो इसके जितने भी ऑपरेशन है, पैसे भरना, ठीक है, उसको ऑपरेट करना, वो सारे बैंक क्या करता है, आउटसोर्स कर देता है, और उनको क्या देता है, फीस देता है, और वो मेंटेन करते हैं बैंक के लिए। ठीक है, बैंक का नाम लिखा है, बैंक के द्वारा ओन्ड है ये एटीएम। ये एटीएम किसका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, पर ऑपरेट कौन कर रहा है, कोई और कंपनी। तो इसे कहते हैं ब्राउन लेवल एटीएम। तो कितने टाइप के एटीएम हुए अभी तक, 2। पहला बैंक लेवल, जिसे मेंटेन भी बैंक करेगा, ओन भी बैंक करेगा। दूसरा हो गया ब्राउन लेवल। ब्राउन लेवल को ओन तो करेगा बैंक, लेकिन मेंटेन कौन करेगा, दूसरी कंपनी। ठीक हो गया। अब देखिए समझिए, इसके बाद भी कुछ और एटीएम रहते हैं, उनका नाम है व्हाइट लेवल और माइक्रो एटीएम। व्हाइट लेवल और माइक्रो एटीएम क्या होते हैं, ये समझ लीजिए। अब ये एक आपको एटीएम दिख रहा होगा इंडी कैश का। इंडी कैश कोई बैंक है नहीं, इंडी कैश एक कंपनी है, ठीक, जो लोगों को क्या करती है, ये टाटा का, वो टाटा की कंपनी है, ये एटीएम लगाते हैं। अब ये कर क्या रहे होते हैं, देखिए समझिए, ना ये बैंक है और ये ना बैंक द्वारा ओन एटीएम है, ना ऑपरेटेड बाय बैंक है, तो इनको कहते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। ये क्यों बनाए गए, ये इसलिए बनाए गए कि जगह जगह एटीएम की आउटरीच बढ़े। अब बैंकों को क्या है कि बैंकों को खर्चा आता है, तो अब वो क्या करा उन्होंने कि एक वो कंपनियों को ठेके देने स्टार्ट करे, बैंकों ने नहीं, सरकार ने। उन्होंने कहा आप अपना लगाओ और ये जो जितने भी आप ऑपरेट करो, इसका हम आपको क्या देंगे, इससे जो भी रेवेन्यू आता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ये हो गया। दूसरा माइक्रो एटीएम। अब माइक्रो एटीएम क्या है, देखिए माइक्रो एटीएम नाम से ही पता लग रहा है, छोटा एटीएम। अब जरा ये यहाँ मैं जूम करता हूँ, इमेज देखिए, ये आप एक एटीएम देखो, इसमें ये डिटेल भरेगी, हाथ, ठीक है, फिंगरप्रिंट इसका स्कैन होगा और इसके पैसे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। ये एग्जांपल है माइक्रो एटीएम का। अब ये इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि ये कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। तो अब एटीएम की मशीन लगाने का इतना भारी भरकम खर्चा करने का नहीं, छोटी सी वो मशीन ले जाके ट्रांजेक्शन करवा लेंगे। ये हो, ठीक। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे कैशलेस इकोनॉमी के मेजर्स।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप जरूर हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।